इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसकी वजह से बैंक को न सिर्फ वित्तीय झटका लगा है, बल्कि इसके टॉप मैनेजमेंट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक बैंक के मौजूदा सीईओ सुमन कथपलिया, डिप्टी सीईओ अरुण खुराना और एक दूसरे सीनियर अधिकारी के इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। खास बात यह है कि अरुण खुराना ही ग्लोबल मार्केट्स के हेड हैं, जिसमें डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो शामिल है। ऐसे में ये पूरी गड़बड़ी उनके अधीन विभाग से जुड़ी मानी जा रही है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बैंक को डेरिवेटिव डील्स में गलत तरीके से हिसाब किताब दिखाने के चलते लगभग 1979 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये गड़बड़ी पहली बार अक्टूबर 2004 में सामने आई थी, जब दो डील्स के आंकड़ों में मेल नहीं बैठा। बाद में जांच में पता चला कि पिछले 5 से 7 सालों से कई डेरिवेटिव डील्स को गलत तरीके से अकाउंटिंग में दिखाया गया था। बैंक ने इस विषय में पहली बार 10 मार्च को जानकारी दी थी, जिसके बाद एक ही दिन में शेयरों में रिकॉर्ड 27% की गिरावट आई थी, जो कि बैंक के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इस नुकसान का असर बैंक के नेटवर्थ पर भी देखने को मिलेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। बैंक ने कहा कि यह असर वित्त वर्ष 2024-25 की अपनी वित्तीय रिपोर्ट में वो दिखाएगा और डेरिवेटिव डील से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। बैंक को एक और झटका तब लगा जब इसकी प्रमोटर हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई। जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 16.29% से घटकर 15.83% रह गई है। इसके साथ ही दो बड़े म्यूचुअल फंड्स, कोटक म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी बैंक से पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। दिसंबर 2024 में कोटक के पास बैंक में 1.26% की हिस्सेदारी थी, जो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एलआईसी की तरफ से बैंक को झटका लगा है। बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी भी कम हुई है। यह अब 5.23% से घटकर 5.08% रह गई है। वहीं एफपीआईज की बात की जाए, यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें, तो उनकी हिस्सेदारी 24.74% से बढ़कर 29.53% हो गई है। हालांकि सिंगापुर सरकार, जो पहले 1.29% की बैंक में हिस्सेदारी रखी थी, उसकी एंट्री शेयर होल्डिंग लिस्ट में नहीं है। इन सब के बीच एक नया नाम मिराय एसेट लार्ज कैप फंड के रूप में सामने आया, जिसने बैंक में 1.52% की हिस्सेदारी ली है। हालांकि इस पूरे संकट के बीच एक राहत की बात यह है कि रिटेल निवेशकों ने बैंक के शेयरों में जमकर दिलचस्पी दिखाई। छोटे निवेशक, यानी 2 लाख रुपए तक के निवेश करने वाले लोगों की संख्या 6.17 लाख से बढ़कर 7.47 लाख हो गई और उनकी हिस्सेदारी भी 7.9% से बढ़कर 9.17% हो गई है। यह तब हुआ जब बैंक का शेयर भारी गिरावट के बाद सस्ते दाम पर मिलने लगा। हालांकि सीईओ सुमन कथपालिया को आरबीआई की ओर से मार्च 2026 तक 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है, लेकिन आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वो सीईओ की तलाश शुरू करे और कथपालिया के कार्यकाल खत्म होने से 4 से 6 महीने पहले नए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दे। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक का बोर्ड इस दिशा में पहले से ही काम कर रहा है। वहीं बैंक ने अपनी ओर से इन सभी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें मैनेजमेंट बदलाव को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला और वो इन अटकलों पर टिप्पणी अभी नहीं करना चाहते। इसके बावजूद हैरानी की बात यह रही कि इन सभी नेगेटिव खबरों के बीच इंडसइंड बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी दिख गई। 16 अप्रैल की बात करेंगे तो सुबह 11 बजे तक ही ये बैंक का शेयर लगभग 4.5% से ज्यादा चढ़ चुका था और ये सेंसेक्स का टॉप गेनर भी बना रहा। वहीं 16 अप्रैल को क्लोजिंग देते देते ये शेयर 6.86% की बढ़त दिखा रहा था। निफ्टी पर इसने 786 रुपए 35 पैसे के स्तर पर 16 अप्रैल को क्लोजिंग दी है। तो इंडसइंड बैंक की ये पूरी रिपोर्ट हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की थी। बैंक में क्या कुछ हुआ है, बैंक में किस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, ये सब कुछ हमने इस रिपोर्ट में आपके सामने रखा है। बैंक के शेयरों का हाल भी आपको बताया है, लेकिन बस तक की आपको सलाह है कि बाजार में किसी भी तरीके के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।